परवेज रोशन आपकी खिदमत में हाजिर है और आपस की बात में जनाब जुनैद कैसर साहब को वेलकम करता है, और जो कि वो सोशल साइंटिस्ट हैं और पाकिस्तान के सियासत के ऊपर, पाकिस्तान की सकाफत के ऊपर और पाकिस्तान के जो नजरियाती एक रियासत है, जो जिसे हम नजरियाती कहते हैं, सोशल कहते हैं, डेमोक्रेटिक कहते हैं, वो उनके उस मसाइल के ऊपर एक गहरी नजर रखते हैं। वो एक पढ़े लिखी शख्सियत है और वो एक गैर जानबदार होकर वो सारी हमसे गुफ्तगू करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि जो पूरी दुनिया में मुझे प्यार करने वाले हैं, अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया से लेकर अफ्रीका, मिडल ईस्ट, फार ईस्ट, पूरी दुनिया, जापान, हांगकांग, जहां जहां भी लोग बैठे हैं, मेरी जुबान समझते हैं, मुझे प्यार करते हैं। मैं उनसे दुर्हास करता हूं कि मेरे चैनल जो कि यूट्यूब चैनल है डीजीए BKK 2020, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि जो गुफ्तगू हम कर रहे हैं जनाब जुनैद कैसर साहब के साथ, वो जो हालात का वो सारा जायजा ले रहे हैं कि मौजूदा वक्त में पाकिस्तान के अंदर जो तब्दीली आने हो रही है, तब्दीली मतलब के असरात पैदा हो रहे हैं, या यही इसी तनहा पे सबको काम करना पड़ेगा, ये हम उनसे जानेंगे। और जो मौजूदा फ्रेश सूरत हाल है इसके मामला पर हम, जैसा कि मौलाना फजल रहमान साहब की एक बड़ी दबंग उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, और खुद जनाब कप्तान साहब ने कहा है जी कि मैं 10 लाख लोग जो डी चौक में लेकर बैठूंगा, तो क्या ये कुछ तसादम होने जा रहा है? हम इनसे ये भी जानेंगे और हम इनको वेलकम भी करते हैं, खुश आमदीद भी करते हैं, और इनका स्वागत है कि ये हमारे प्रोग्राम आपस की बात में तशरीफ लाते हैं। तो जुनैद साहब, आपको हम वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं, जी आया आखने उम्मीद करता हूं कि आप खुश होंगे। और हमें बगैर अब वक्त जाया किए, मैंने कुछ वक्त ले लिया, तो हम शुरू करते हैं। हमें बताएं कि पाकिस्तान की मौजूदा जो सूरत हाल है, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, वो क्या उसकी सूरत हाल चल रही है, पार्टियों की क्या सूरत हाल है, और जो ताजा फ्रेश है। और आज आपने हमें ये भी बताना है कि पीटीआई के एक बहुत ही मैं तुम्हें सलाम पेश करता हूँ अकबर एस बाबर साहब जो हैं, वो जिनका बड़ा कमाल जिन्होंने काम किया है, 7 साल से उनके केस के ऊपर वो तरीक पे तरीक तरीक पे 150 पेशियां हो चुकी हैं। वो क्या हकायक हैं, जो भी अगर आपके पास कुछ उसके बारे में मालूम आता है, उससे क्या नुकसान होगा पीटीआई को, क्या वो होगा, क्या नहीं होगा, ये भी कुछ बताएं। और क्या ये जो कुछ आप बेहतर जानते हैं वो मेरे नाजरीन को, मेरे व्यूवर्स को, प्यार करने वालों को, मेरे चैनल को, सब्सक्राइबर्स को जरूर बताएं। जी जुनैद कैसर साहब। जी शुक्रिया परवेज रोशन साहब। इसमें बात ये है कि जब ये तहरीक अदम एतमाद की सारी तैयारी हो रही थी तो उस वक्त ही जो है काफ़ी चीज़ों पे कॉन्सेंसस जो है डेवलप हो गया था। उसमें ये कॉन्सेंसस डेवलप हो गया था कि पाकिस्तान जो है वो इस तरीके से चल नहीं सकता जिसमें इंतशार हो, तज़ादम हो, जी, अनारकी एक हो, इसमें ऐसी अनारकी हो, फिजा हो लोगों का। जी जी जी। जी बिल्कुल, एक ऐसी फिजा हो जिसमें कोई मुआशी सरगर्मी ना हो सके। तो ऐसी सूरत हाल का जो है नुकसान पाकिस्तान को भी हो रहा है और ख़ास तौर पर पसमानदा तबका तो इससे बहुत ही ज़्यादा शदीद किस्म के मुतासर हुए हैं। और ये जी जो टर्नओवर गुजरा है इसमें अब तक, इसमें जो ज़्यादा बेनिफिशरी रहे वो लोग रहे जो सरमायादार थे, जो माफिया थे, जिन्होंने किसी न किसी हवाले से पीटीआई के हवाले से इन्वेस्टमेंट की। आपने जो अकाउंट्स का जिक्र किया जिनका पोशीदा अकाउंट्स इसमें निकले हैं जी जी। अकबर एस बाबर के हवाले से, जो फॉरेन फंडिंग का केस है। तो ये सारी जो सूरत हाल थी इसमें एक जो आम पसमानदा आदमी था, फर्द था, वो सारा खसारे में रहा। उसको ख्वाब तो ये दिखाया गया कि ये तब्दीली की एक हुकूमत है, लेकिन इसके जो बेनिफिशरी रहे हैं अब तक आप देख लें, वो पेट्रोल माफिया हो, वो गंदम माफिया हो, वो शुगर माफिया हो, वो बड़े तबकात जो हैं वो इसके जो हैं बेनिफिशरी रहे हैं। तो अब इसमें ये कॉन्सेंसस यही डेवलप हुआ था कि ये इस तरीके से मुल्क भी नहीं चल सकता, और जो है जो इससे नुकसान जो है मुल्क को भी है और आम पब्लिक तो इससे शदीद किस्म की मुतासर हुई है। जी तो जी। इसमें कॉन्सेंसस यही डेवलप हुआ मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज का और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स का कि इसको जो है घर भेजा जाए और एक इस तरीके की हुकूमत लाई जाए, चाहे वो ब्रिज गवर्नमेंट ही अभी जिसको हम कह रहे हैं कि जो एक
नेक्स्ट इलेक्शंस तक ये गवर्नमेंट रहेगी कि वो कुछ इश्यूज जो हैं वो बुनियादी तौर पर हल कर लें, जैसे इलेक्शन के हवाले से हैं, इलेक्शन इस्लाहात के हवाले से हैं, और भी जो बुनियादी जिससे एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो उसके लिए राह हमवार हो सके। तो ये इस हवाले से अब पहले जो तय चीजें हुई थी उसके मुताबिक मुताबिक ही रोड मैप जो तय हुआ था उसके मुताबिक ही चीजें चल रही हैं। अब इसमें डेवलपमेंट ये हुई है कि जो चीजें नजर आ रही हैं उसमें ये है कि जो इत्तेहादी हैं वो सारे के सारे एक पेज पर हो गए हैं हुकूमत के खिलाफ। जी आपने जी देखा कि जो इमरान खान जो एक गरूर और तकब्बुर की एक पाकिस्तान में निशानी थी, जो हर किसी को अपने से कमतर समझते थे, जो जो चौधरी शुजात की आदत के लिए नहीं जाते थे, और जी उनके जी जो मतलब अपने दोस्तों के जो है वो जनाजों तक पर नहीं गए, तो अब वो उनको हर जगह पे जाना पड़ता है। अब वो कल पार्लियामेंट लॉजेस में गए हैं, उन्होंने बाप से मुलाकात की, जीडीए के रहनुमाओं से मुलाकात की, तो बाप वालों ने भी यही इनको मशवरा दिया है कि आप तजादम की तरफ ना जाएं, बल्कि जो तहरीक अदम एतमाद जो एक जमहूरी प्रोसेस है आप उसका जमहूरी तरीके से जवाब दें, आप अपने 172 बंदे पूरे करें, जी उनको जी लेके आए, और ये जो एक जमहूरी एक तरीके से जो आईनी तरीके से जो काम हो रहा है आप उसको रिस्पॉन्ड उसी तरीके से करें। ना जी कि आप कहें कि 10 लाख मैं बंदा कर लूंगा, 10 तो फिर उधर से भी आएंगे लोग, तो फिर एक तजादम की जो है कैफियत पैदा होगी। जी लेकिन जी मैं समझता हूँ कि जो हमारे इदारे हैं वो इसको ऐसे नहीं होने देंगे। जाहिर बात है वो हमारे जो हैं सिक्योरिटी के जिम्मेदार हैं, लॉ एंड ऑर्डर के जिम्मेदार हैं, जी तो अगर ऐसी कैफियत पैदा होती है तो ये तो बड़ी खतरनाक होगी, ये खाना जंगी की तरफ चली जाएगी। लोग एक दूसरे को जहाँ पर डी चौक में एक दूसरे पर हमलावर होंगे, तो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जहाँ पर एक दूसरे के मद्दे मुकाबले लोग इलेक्शन लड़ते हैं, सपोर्टर्स मौजूद हैं, हमायती मौजूद हैं, तो अगर ये सिलसिला यहाँ तक नीचे तक पहुंच गया तो ये तो एक खाना जंगी की तरफ चले जाएंगे। तो इस सिलसिले में ख़ास तौर पर हुकूमत को एक ज़िम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। उनको चाहिए कि वो इसको जमहूरी तरीके से हल करें, और अब अगरचे कि इमरान खान की जो अंपायर थी, उसका शराज़ा बिखर चुका हुआ है, जी और जी उन्होंने शिकस्त जो है उसका जायका चख लिया हुआ है, और उनको नज़र भी आ रहा है कि मेरे हम्म, जितने भी इत्तेहादी थे, वो अब मेरे साथ नहीं, कोई मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा, किसी ने मुझे यकीन दहानी नहीं कराई, और जितने भी हैं वो अपनी नेक्स्ट गवर्नमेंट्स को देख रहे हैं, मामला तय कर रहे हैं। अभी कल मुलाकात हुई एमक्यूएम की पीपल्स पार्टी से, तो उसके उसमें उनके दरमियान जितने भी मामला थे उसमें इत्तफाक राय हो गया। अब एमक्यूएम ने भी सिंध में कराची में बिलखुसूस इलेक्शन लड़ना है, और वो सबसे ज़्यादा मुतासर जो है वो पीटीआई से ही हुई है, क्योंकि पीटीआई को उनकी नशिस्तों का ज़्यादा हिस्सा मिल गया, और वो इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं कि ये हमारी जो सीटें थी ये धांधली के ज़रिए जो है वो उनको दी गई हैं एमक्यूएम को। तो अब नेक्स्ट इलेक्शन जब होंगे तो वो चाहेंगे कि हम अपनी जो है पुरानी पोजीशन उसको दोबारा से हासिल करें, अपनी जो जहाँ जहाँ पर उनके पावर बेस है वहाँ से वो दोबारा से अपने आप को स्ट्रेंथन करें, एक बड़ी स्ट्रेंथ के साथ कौमी असम्बली में आए, सिंध में ज़्यादा अपने स्टेक्स को वॉच करें। एक तो जी जी ये ब्रिज गवर्नमेंट में के दरमियान वो अपने मफादात को देख रहे हैं, फिर वो नेक्स्ट गवर्नमेंट में अपने मफादात को देख रहे हैं। तो अब ये जो इमरान खान के साथ जिन लोगों के मफादात वाबस्ता हुए थे, अब उनको लग रहा है कि हमारे मफादात जो हैं वो अब इमरान खान के साथ नहीं रहे, बल्कि हमने अपने मफाद में और कौमी मफाद में फैसले करने हैं, और उस अंदाज से आगे चलना है। तो इस सूरत हाल में इमरान खान की गुंजाइश जो है वो बनती नहीं है। जी इमरान खान जो है वो बिल्कुल इररेलेवेंट हो गए हैं, इस वजह से आपने देखा कि पहले वो बड़े गुस्से से गुफ्तगू कर रहे थे, तानाजनी कर रहे थे, बुरे बुरे नाम ले रहे थे, मुख्तलिफ अलकाबात से लोगों को नवाज रहे थे, किसी की बिलावल साहब की उर्दू पे उन्होंने तनकीद किया, बिलावल साहब ने भी रिस्पॉन्ड किया है, तो आप भी देखें उनके ट्विटर अकाउंट पे जो उन्होंने वीडियो शेयर की है जिसमें इमरान खान की अपनी उर्दू का जो है वो आपने देखा है कि उन्होंने क्या उर्दू की जी जी का हशर नशर किया हुआ है। वो तो आपने मतलब लास्ट में भी बात वो की थी, आपको याद होगा आपने जब बात की थी कि हमारे पास इतना कुछ है कि हम बहुत ज्यादा बोल जी सकते हैं इसके ऊपर। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल गलत जुमले बोलते जी हैं, जी रूहानियत तक उनको कहना, या पता नहीं उन्होंने 3-4 दफा कहने की कोशिश की तो वो रूहानियत नहीं कह सके। तो उससे अब ये जो है
अब दीगर पॉलिटिकल पार्टीज ने भी ये सोचा है कि इमरान खान को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। अब जिस तरीके से उन्होंने 10 लाख बंदे की कहे, और फिर जिस तरीके से मौलाना फजल रहमान साहब ने उनको कहा है, शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम बंदे लेके आएंगे, पीपल्स पार्टी ने कहा है अपने वर्कर्स के से कहेंगे कि अगर ये वहां पर बंदे इकट्ठे करते हैं। वैसे तो मुझे उम्मीद है इसमें, अब यहाँ तक भी बात कही जा रही है कि शायद 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 कि तहरीक अदम एतमाद की नौबत ही ना आए, उससे पहले इमरान खान एक जलसे में तकरीर करें और वो इस्तीफा दे के चले जाएं। इसके आपने देखा होगा कि परवेज मुशर्रफ साहब पे भी जब प्रेशर बिल्ड हुआ, और वो तो उनको भी समझाई गई ये बात कि अब आपके जाने का वक्त आ गया है, अब आप चले जाएं, इसमें आपकी भी बेहतरी है, मुल्क और कौम की भी बेहतरी है। अभी रिसेंट एग्जांपल जो है वो ये है कि जाम जाम कमाल साहब के खिलाफ जो वज़ीर आला सिंध थे, उनके खिलाफ जो है अज़्म एतमाद की तहरीक आई, वजीर तो उनको वजीर अंदाजा आला हो गया था। वजीर आला बलोचिस्तान सिंध में, जी 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 बलोचिस्तान जी जी, बलोचिस्तान वज़ीर आला बलूचिस्तान। जी जी सिंध में, जी, तो सॉरी उनके खिलाफ जी 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 जी, उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई, तो उनको अंदाज़ा हो गया कि ये कामयाब हो जाएगी, तो उनको जाना पड़ा। उन्होंने खुद ही फैसला किया, उनको नज़र आया कि इज़्ज़त का यही तकाज़ा है कि मैं चला जाऊँ। तो अब वो भी एक प्लेयर हैं इस वक़्त मौजूद। उनकी बात आई जाम कमाल साहब की, तो वो उनके पास भी 3 एमएनए हैं। तो जब शेख रशीद साहब ने कहा कि बाप पार्टी जो है वो साथ रहेगी, तो उन्होंने कहा बाप पार्टी अपने फैसले खुद करेगी। उनके साथ 3 एमएनए हैं, 2 एमएनए जो है सादिक सिंजरानी के साथ है, 5 उनकी स्ट्रेंथ है बाप की कौमी असम्बली में। तो सादिक सिंजरानी साहब भी कह रहे हैं कि मुझे रहने दें, तो 2 एमएनए मैं आपको दे देता हूँ। तो इमरान खान के तो पल्ले कुछ भी नहीं रहा अब। वो है फहमीदा मिर्जा, लेकिन उनके अपने घर में शदीद इख्तलाफात हैं। उनके बेटे कह रहे हैं कि जी आपने ये क्या किया, आपने अपनी तो सियासत कर ली, ये सारी कर ली, अब मेरी बारी आई तो आपने ये इतना गलत डिसीजन ले लिया। अब तो उनके अपने घर में जो है वो इस तरीके की बात चल रही है, इस तरीके की खबरें भी रिपोर्ट हो रही हैं। जी तो जी ये सूरत हाल है कि इमरान खान जो है वो बिल्कुल ही तनहा रह गए हैं। तो अब इसमें यही है कि अब ये अगर कामयाब हो जाती है, तो फिर ये यहाँ पे सिलसिला रुकेगा नहीं। जी इसमें फिर मुआवजा होगा, इसका सदर का, गवर्नर्स तब्दील किए जाएंगे, वजीर आला तब्दील किए जाएंगे। बलूचिस्तान में भी जो है वो आ, तहरीक अदम एतमाद तकरीबन तैयार है। केपी में भी एक बगावत जो है वो शुरू हो चुकी हुई है, शिद्दत इख्तियार कर लेगी। फिर जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो फिर मुझे इस चीज़ का भी अंदाज़ा है, और मुझे ये लगता है कि इसी दौरान या इसके बाद जो है वो फॉरेन फंडिंग केस का भी फैसला आ जाएगा, और वो तो उसमें 17 शायद तारीख है उसकी, 17 तारीख है, 17 तारीख उसकी, 17 तारीख तो ठीक है। अगर इसका भी फैसला आ जाता है इससे पहले, या मेरा ख्याल है बाद में ही आएगा, तो ताकि इसमें ये है कि मैं समझता हूँ बाद में आना चाहिए। उसमें जी यह जी है कि इमरान खान को सियासी शहीद नहीं बनना चाहिए। मैं मेरी अपनी ज़ाती ख्वाहिश अगर पूछी जाए, तो मैं तो समझता हूँ कि इनको तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए ही जो है ना जमहूरी तरीके से ही बाहर निकालना चाहिए, वरना शायद उनको सियासी शहीद बनने का मौका मिल जाए। और वो अब भी उन्होंने ऐसे सांस लेने शुरू कर दिए हैं, आप उनकी गुफ्तगू देखें मुख्तलिफ जलसों में, तो वो ये उनका जो 3-4 चीज़ें हैं उसमें वो ये कह रहे हैं, एक तो वो रिलीजियस कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं कि जैसा जी जिस तरीके का इस्लामोफोबिया के हवाले से मैंने मसला उठाया है, वो कोई और नहीं उठा सका। एक तो वो रिलीजियस कार्ड यूज़ कर रहे हैं, और वो उस हवाले से अपना कंपैरिज़न जो है वो मौलाना फजल रहमान के साथ भी उन्होंने किया, तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि मैं जो हूँ, मैं ही असल में रिलीजियस जो है कॉज़ और रिलीजियस जो है मुफादात अ, पाकिस्तान से वाबस्ता और मुसलमानों से वाबस्ता, उसको मैं ही जो है वो पाया तकमील तक पहुंचा सकता हूँ। मैं एक इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर हूँ, और मैं ही इस्लामी मुफादात का जो है तहफ़्फ़ुज़ कर सकता हूँ। दूसरी वो बात जो कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि मग़रिब जो है वो मेरा दुश्मन है, वो असल में इस सारे मामले को जो है आगे लेके जा रहा है। तो अब आप ये इसका
इसका मतलब तो ये है कि ये जितने भी लोग हैं, जो कि अक्सरियत में अब साबित हो गया असेंबली के अंदर भी फलां भी, कि वो सारे ही गैर मुल्की एजेंडे पे काम कर रहे हैं और वो इमरान खान को जो है निकालने की लिए ये जो है सारी तहरीक चला रहे हैं। तो ये तो उनको अपने अमल पे असल में इंसान को जो है ना वो डिनायल में नहीं रहना चाहिए। जी इमरान खान जो है वो मुसलसल डिनायल में है। जब एक आदमी कोई गलती अपनी तस्लीम ना करे और वो कहे कि जी मैं ही जो है दुरुस्त हूँ और मैं ही सारे इल्म का जो है मरकज़ हूँ और मेरे से ही दानिश सारी फूटती है और मैं ही सब कुछ हूँ, मैं गलती कर ही नहीं सकता। तो फिर जो है वो बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं, मिसलीडिंग जो है नैरेटिव डेवलप होते हैं। तो इमरान खान को समझना चाहिए ये सारी चीज़ें उनको, मतलब मैं समझता हूँ मैं कोई गलती करूँ, आप कोई गलती करें, तो हम फ़ौरन उसको तस्लीम भी करते हैं और कोशिश जी जी करते हैं कि हम आइंदा से उसको ना दोहराएँ। जी तो इसमें इमरान खान को भी जो अपनी गलतियाँ हैं उनका एतराफ़ करना चाहिए। अब वो कल मेरा ख़्याल तकरीर में कह रहे थे कि मैं आलू टमाटर के लिए नहीं आया। ठीक है हम्म, ना, आलू टमाटर अंडों के लिए मैं वज़ीर आज़म नहीं बना। मैं तो इस मुल्क लोगों को कौम बनाने के लिए जो है वो इक़्तिदार में आया। तो बेस ये मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये तो मेरा इश्यू नहीं, महँगाई और गुर्बत और पसमानदगी और लोगों का जो है परचेज़िंग पावर, ठीक है हम्म। ना? ये परचेज़िंग पावर की बात है नहीं नहीं, वो कि पहले अगर कुछ मैं दिन तो पहले वो ये कह रहे थे जी अंडे अंडे मुर्गी अंडे मुर्गी, तो वो कहाँ गए? क्या इनका वो जी, नारा नहीं था? ये जी, जहाँ जी, पहले वो उससे पहले उस वक्त तो वो अंडे मुर्गी की बात कर रहे थे, अब कह रहे जी मैं अंडे मुर्गी टमाटर के लिए नहीं आया। तो ये क्या मतलब, क्या डिफरेंस है ये? जी, या क्या फिर ये यू टर्न है कोई, मुर्गी अंडे से नया यू टर्न? जी, कल को वो कहेंगे कि जी मैं कट्टों के लिए भी नहीं आया था, कट्टे बच्चों के लिए भी नहीं हाँ आया था। ठीक है ना? ये भी तो एक लोगों को काम ने बताया था ना कि मैं जी 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 कट्टे बच्चे दूँगा तो फिर फलाँ। फिर उन्होंने व्हाट्सएप एक नंबर दिया हुआ था कि जो पब्लिक टॉयलेट्स है उसके बाहर एक व्हाट्सएप लिखा होगा, तो आप उनको फ़ोन करेंगे तो वो आके वो वॉशरूम और टॉयलेट साफ़ करेंगे, ताकि मुल्क में जो है वो सियाहत जो है फ़रोग़ पाए। तो बहुत आप एक अच्छा। ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पर सियाहत जो है फ़रोग़ कैसे पाई है? एक पीसफुल एनवायरनमेंट है, एक नहीं आज़ादियाँ नहीं, हैं, आपने तो सर जी मतलब वो जो सियाहत थी वो खत्म कर दी है पाकिस्तानी हुकूमतों ने, जितनी भी ये पीछे गई है। अब देखे ना जी, जितने भी लोग आ रहे थे जो सियाह थे, जो टूरिस्ट आता था, वो जो हमारे जितने भी केपीकी के इलाका जात थे, और वहाँ इतने इवन के कराची और बलोचिस्तान के बहुत ज्यादा इलाके, और ताकि जो रेगिस्तान के लोग इतना एंजॉय करते थे लोग देख के, वो कहाँ गया सारा? मुझे बताए ना, ये जो एक जहाँ बहुत शोर होता है ये पहाड़ों के ऊपर, ये अहमदाबाद के साथ वाला सारा इलाका, ये कहाँ गया मुझे बताएं? ये जो लोग देखने के लिए आते थे, इतना पैसा जनरेट होता था, इतना इतने फाइनेंस जनरेट होते थे, इतने लोग आते थे, किताबें लिखी जाती थी, बड़ा ट्रेड होता था, सब कुछ होता, तो कहाँ चला गया? ये बताएं, ये सियाहत हुई है? ये सफाई, उन्होंने सफाई कर दी ना सियाहत की, असल में ये वो कह रहे हैं अब कि क्रिकेट सियाहत, जी टूरिज्म को ना फारग कर दिया उन्होंने। जी तो अब इसमें ये क्रिकेट टीमें भी जो आती हैं वो बेचारी होटलों तक महदूद रह जाती हैं। आप उनको क्या हाँ बाहर भी नहीं ले जा सकते कि सिक्योरिटी का इशू है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। तो आप क्या सियाहत क्या उनको दिखाएंगे, क्या उनको किस जगह पे, आप तो सिक्योरिटी में वो बेचारे क्या फिरेंगे, वो तो कहीं जा भी नहीं सकते, कोई जी जी अकेले जी कोई किसी ने ट्रैवल भी करना हो या कोई और भी जी, आते हैं वो ये क्या। करीब से वो देख ही नहीं सकते वो किसी चीज को, मतलब सिक्योरिटी का इशू ऐसा है कि वो किसी चीज को, वो किसी दरिया में, किसी पहाड़ में, किसी बर्फ के ऊपर जाकर इतनी खूबसूरत जो चोटियां हैं, वो कब मतलब मरी, हम तो चलो मरी तक रहते हैं, फिर आगे नाराम कालान और ये सारा, इवन पेशावर, कोई सारी चीजें, ये बन्नू, ये सारे इलाके जो, ये कौन मतलब कहाँ चला गया ये सब कुछ, बताइए ना? अब जो जिस बंदे ने आके पैसे देने हैं, जिसको दिलचस्पी है सियाहत से, जो सीखना चाहता है, देखना चाहता है, वो ही नहीं आएगा। आप अपनी पॉलिसीज तो देखें ना, वो तो आपने मिनिस्ट्री खत्म कर दी है कब से। तो किसकी बात करते हैं आप, किस टूरिज्म की बात कर रहे हैं आप सर? देखें ये बात, यानी कि अभी फिर आप ये फिर एक नया यू टर्न लोगों को, एक फिर नया, एक नई कहानी, एक नई नई पत्ती के पीछे फिर उठ रहा की गति, जिसे कहते हैं। जी जुनैद साहब।
फिर आप ये कह रहे हैं कि जी हमने तो यहाँ पे पहले भी कह रहे थे कि तालिबान का ऑफिस बनाना है, और आप शहीद कह रहे हैं उसामा बिन लादेन को, आपके एक माइंडसेट का इजहार होता है। तो अभी ये आपने देखा कि क्रिकेट की बात हो रही थी, तो अभी डेथ हुई इनकी, शैन वॉर्न की, तो वो थाईलैंड में थे। जी तो मतलब ये जो क्रिकेटर्स वगैरह हैं, प्लान वगैरह जो सियाहत के लिए जाते हैं, वो तो ऐसे टूरिस्ट स्पॉट्स पे जाते हैं, थाईलैंड चले गए, जी 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 स्विट्जरलैंड चले गए, जहाँ पे एक पीसफुल इन्वायरमेंट है, होटलों की एक चेन्स हैं, आज़ादियाँ हैं आपको, नाइट की एक लाइफ है वहाँ पर, जी जी एक जी जिंदगी है, खूबसूरती है। तो लोग वहां पर जाते हैं। आपने तो सारी सरगर्मियां खत्म कर दी हैं। आप कह रहे हैं कि जी मैं 10 लाख बंदे डी चौक में लेके जाऊंगा, जहाँ पे एम्बेसीज हैं, जहाँ पर बड़े ऑफिसेज हैं, आप उस इलाके को जैम करना नहीं चाहते नहीं, हैं, जो पूरी इलाका दुनिया रेड जोन कहलाता है, जो इलाका, जो आपने अपने आइन अपने लिए ये किया हुआ मखसूस एक वर्ड भी किया हुआ रेड जोन, कोई आम आदमी वहां जी जा नहीं सकता, वो गुजर नहीं सकता, किसी को जितना भी वहां, हालांकि वो इतने वहां सारे ऑफिस हैं, तमाम सेक्रेटेरिएट्स हैं, ये पार्लियामेंट लॉजेस है, नेशनल असेंबली है, एफडीआर है, सुप्रीम कोर्ट है, तो उस तरफ भी जाएं तो पीजीबी है, तो सारे जो बड़े मतलब तमाम ये होटल्स हैं 5 स्टार। तो ये मुझे बताइए क्या कर, तो फिर ये कहाँ ये, पहले तो रेड जोन आपने बनाया, अभी कहते हैं 10 लाख वहां बंदा चला जाए, व्हाट इज, मतलब क्या है हाँ। ये इसमें, देखिए कितनी, पहले तो आप रेड जोन कह रहे हैं उसको, और फिर आप उसे ये हरकतें कर रहे हैं। ये भी उनको पूछने वाला, खैर वो तो जी अपनी बादशाह है ना जी, वो जो मर्जी कहें, हम तो उन्हें वजीर तो आजम फिर नहीं कहेंगे, सियाहत बादशाह ही कह सकते हैं हमको। जी तो फिर सियाहत जो है, वो लोग तो वैसे ही क्या करने आएंगे ना, वही आपकी इकोनॉमी को बूम देंगे ना। कोई क्या जी उसे कहते हैं, कोई वो जो है सूडान से तो नहीं आएगा ना सियाहत करने, या मतलब अफ्रीका के पसमानदा ममालिक से तो देखिए, नहीं आएगा ना। सियाहत का तो मतलब वही होता है जो 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 ममालिक जो जिनके पास इकोनॉमिकली वो मजबूत पैसे। होते हैं, जो लोग वही आएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। और वो जी अमेरिका है, वो जापान है, वो ऑस्ट्रेलिया है, वो पूरा यूरोप है जो इकोनॉमिकली तौर पे मजबूत है, वही लोग जाएंगे ना। मिडिल ईस्ट में बहुत से, तो वो इकोनॉमिकली वो बड़े अच्छी उनकी सूरत हाल है, वो देखने आएंगे, जाएंगे, अपने मतलब छुट्टियां एंजॉय करेंगे, वेकेशन, मतलब डिफरेंट चीजें ना, डिफरेंट कल्चर्स हैं। तो आप सब कुछ उनको अगर वो देंगे, चीजें प्रोवाइड करेंगे, तो फिर ही कुछ आप मुल्क तरक्की करते हैं ना। आप एक सोच लेके बैठ जाओगे कि जी बस ऐसे मैंने जो कह दिया जी वही है, बिल्कुल। तो फिर तो बात नहीं ना होती सर, दिनेश सर। ना जी ही कोई कौमें तरक्की करती हैं, ना ही जी, उनको तो आप मुल्क फिर वो डेवलप कर होते हैं। जी जी जी, ना ही एजुकेशन आती है। और गुर्बत, उनको गुर्बत की भी यही वजह है, सबसे बड़ी जो वजह है पाकिस्तान के अंदर गुर्बत की, वो भी यही है, इनकी पॉलिसीज चली ही नहीं है, जी और इन्होंने आगे बढ़ने नहीं दिया, कुछ रोक दिया, जनाब ये कर दो, बस इसको यहाँ स्टॉप हो गया, मैं नहीं जाऊंगा। जो आ जाता वो कहता है मैंने जाना नहीं है, और जिसको लाया जाता वो इस काबिल नहीं होता। उसमें जो देखे ना कि ये एक बहुत बड़ा एक मसला चल रहा है। तो जनेश साहब, मैं एक आपसे आज थोड़ी सी एक और भी बात करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी बड़ा एक अच्छा सिनेरियो मैं समझ रहा हूँ, जो देखने वाले हैं, जिनके यहाँ हाथ में रिमोट कंट्रोल है, वो क्या देख रहे हैं, वो क्या करना चाहते हैं स्क्रीन पे, वो क्या लाना चाहते हैं, तो उनसे मैं ये कहूंगा आज कि अभी तो ये कप्तान साहब का 3.5 साल का एक टेन्योर जो था, वो कैसे भी अब तो कुछ दिन कम होते जा रहे हैं, वो गुजर गया। तो ये क्रिकेट के हवाले से मैं कह रहा हूं, आज मेरी इनसे एक इस्तदा भी है कि अब जाते जाते ये तो जो एक पाबंदी लगी हुई है कि कोई मिनॉरिटीज में से, अकलीतों में से कोई प्लेयर नहीं आ सकता नेशनल क्रिकेट टीम में, कम अज कम वो इतना तो ख्याल कर जाए कोई, ये नेशनल टीम में कोई कोई और भी दानिश कनेरिया ले आए, या कुछ कोई भी आ सकता, कम से कम आप कोई मिनॉरिटीज के लिए कोई तो काम कर जाए। और जो ला रहे हैं किसी को भी, जो जिनके पास ये इख्तियार है, अब आइन के मुताबिक 1973 के आइन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके मुताबिक कोई जो मिनॉरिटीज का, मिनॉरिटी किसी भी मिनॉरिटी से ताल्लुक है, उसका क्रिश्चियन है, हिंदू है, सिख है, पारसी है, ये कलाश के लोग हैं, जो भी, ये प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, सदर नहीं बन सकता, ये लिखा आइन में। लेकिन जो अबूरी तौर पे तो किसी को बना दे वजीर आजम, एक अच्छी मिसाल तो कायम करे,
ये आइन की बालादस्ती करती बात करते ना, तो आइन की बालादस्ती रहने दे। लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं आज, आपस की बात में बात कर रहे हैं, इसको तो कुछ करें कि अगर वो वहां आइन में लिखा है कि कोई जो गैर मुस्लिम है वो नहीं बन सकता प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, नहीं बन सकता वजीर आजम, नहीं बन सकता गवर्नर, नहीं बन सकता चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, ओके। लेकिन ये नहीं लिखा कि अब बुरी तौर पे भी कोई बन सकता, जो मिनॉरिटी का कोई क्या, इनकी नजर में जिनके हाथ में कंट्रोल है, वो है दबा रहे हैं बटन या व्हाट्सएप जो भी करना चाहते हैं, वो उनकी अपनी विल है, जैसे भी स्ट्रेंथ है, पावर है, तो वो कम से कम कुछ टाइम के लिए तो ले आए, उन्हें भी एहसास हो कि हाँ वी आर पाकिस्तानी, और हम पासपोर्ट होल्डर हैं, जो भी पाकिस्तान के हम हैं, हम भी हैं, हम हमारी भी वही इज्जत है। एक बार तो इन्हें ट्राई करनी चाहिए ना जी, इतनी चीजें ट्राई कर लें, इतनी इतनी बार ट्राई, इन्होंने कोई ना कोई नया एक सर्कल लाए, नई चीजें लाए कि जी ये चला गया, वो आ गया, ये गया, जो चंद दिनों के लिए इसको निकालो, उसको ले आओ, ठीक है, अब ये हो गया, तो वैसे ही चलो एक अच्छी जेस्टर होगा एक अच्छा, काफी खुशगवार एक चीज देंगे, थोड़ी सी तब्दीली दे देंगे। और जैसे कि हम सुन रहे हैं ये गवर्नर्स भी चेंज होंगे, कुछ और चीजें भी चेंज होंगी, तो चलिए अगर शुरू करें ना ऊपर से, एक वजीर आजम भी ले आए और एक कोई गवर्नर भी ले आए। ये कोई जो मैं दीवान सज्जन साहब की बातें करता हूँ, चले वो तो सिंधी हैं, बटेरे भी हैं, पीटीआई के भी हैं, उनकी सियासत भी बड़ी है, चलिए तजर्बाई करें। और कुछ लोग बैठे हैं जो बड़े बड़े एक्सपीरियंस, जैसे जमीयत उलमा इस्लाम की एक हमारे मोहतरमा है, उनको ले आए, तो मतलब कुछ ना कुछ तो करे ना, पूरे कभी इन्होंने जो शहरी हैं उनसे भी पूछा है कि तुम क्या चाहते हो। जो मैंने देखा है, मैंने बहुत करीब गुर्बत देखी है, मतलब मैंने तो इस्लामाबाद में अपनी जिंदगी मेरी बहुत सारी गुजरी, तो वहां ये जो लोग हैं बहुत इनके साथ टाइम गुजारा, तो ये मतलब क्या, कभी किसी ने ये कहा कि आए आप भी आ जाओ यार, आप किसी को कभी कभी किसी ने कहा भी है कि हाँ तुम भी शहरी हो, अगर तुम्हारे आईडी कार्ड पे लिखा है, ये नंबर जो जारी किया गया है ये इस्लामाबाद का, ये नागरा का है, तो ये शनाख्ती कार्ड पे नंबर है, तो यार ये आप तो तमाम चीजों के हकदार हो। उसने यूनिवर्सिटी भी की है, उसने अमेरिका से भी पढ़ा हुआ है, उसके पास अच्छी गाड़ी भी है, वो सब कुछ है, लेकिन क्या उसके पास तलक नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन सबसे बड़ी डिस्क्रिमिनेशन मेरी नजर में है, आप जिससे इख्तिलाफ कर सकते हैं, कोई भी इख्तिलाफ कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन मेरी नजर में अगर ये एक बार ये अपना रिकॉर्ड ये इसको कर दें, उस पर ले आए, तो मैं समझता हूं जहां ये इतनी गलाजत फेंकते हैं अमेरिका के ऊपर, यूरोप के ऊपर, अब देखें वो कैसे कैसे, अब चाइना से तो बड़ी दोस्ती है, रशिया से बड़ी दोस्ती है, तो क्या वो सारे, वो तो मुसलमान नहीं है, जापानीज तो मुसलमान नहीं है, तो क्या आपने मुसलमानों, भाई जो पाकिस्तान में पैदा हुआ है उसके तो तमाम राइट्स इक्वल है ना, फिर आप कहते हो जी तमाम कानून जो है, आइन सबको इक्वल राइट देता है, कौन से, ये बताने के लिए तो बहुत कुछ है, तकरीरों में अच्छी लगती बातें, जलसों में अच्छी लगती हैं ये बातें, लेकिन प्रैक्टिकली भी अच्छी लगनी चाहिए। जी जुनेद साहब। जी, इसमें क्रिकेट की बात की तो अब मैं इसमें समझता हूँ कि क्रिकेट जो है ना, पाकिस्तान में जितनी इस वक्त क्रिकेट टीम में लोग हैं, ये आते हैं, ज्यादा आ रहे हैं पीएसएल से। तो जी मैं पीएसएल के फ्रेंचाइजर्स जो फ्रेंचाइज हैं के मालिकान हैं, उनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आप लोग जो हैं मिनॉरिटीज के लोगों को भी लेके आए। मिसाल के तौर पे बहुत सारे खिलाड़ी जो है, जितने भी हैं, ज्यादा बाबर आजम से लेकर और फखर जमान तक और शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, ये सारे जो हैं ये पीएसएल से आए हैं। तो अब ये जो है यहाँ से अगर ये अपने कैरियर को आगे इनको थोड़ा सा बूस्ट मिले और इनको थोड़ा सा इनकी इंकरेजमेंट हो, तो ये नेशनल टीम में आ सकते हैं, तो ये मसला जो है हल हो सकता है।
दूसरी बात आपने जो की वो प्राइम मिनिस्टर की, तो अब ये जो है प्राइम मिनिस्टर जो है, इनके साथ ये नहीं लिखा जाएगा कि ये अबूरी प्राइम मिनिस्टर है, ये प्राइम जी। मिनिस्टर ही होंगे और इनके इलेक्शन जो है वो प्रोसेस वही होगा। तो उसमें मैं ये कह सकता हूँ, या मैं समझता हूँ कि चूंकि एक नेशनल कॉन्सेंसस जो है वो डेवलप हो रहा है कि एक नई तरीके से पाकिस्तान को चलाया जाए, और इसमें ये है, तो अब जब इंतखाबी इस्लाहात हों और जब कोई आईनी तरमीम हो और जब इस तरीके की तरफ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जाएं और दीगर स्टेक होल्डर से भी वो मुशावरत करें और एक पाकिस्तान को आगे ले जाने वाली बात करें, तो वो इसमें से इस शिक को ख़त्म कर दें कि सदर और जो वजीर आजम है वो गैर मुस्लिम भी हो सकता है। तो जो अब जो ये अमेंडमेंट हो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो, इंतखाबी इस्लाहात आए, तो उसमें ये जो है ना, इसको इस पैकेज में शामिल कर दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा अच्छी जो है मुस्बत इसकी इकदाम होगा, स्टेप होगा, और इसकी पूरी दुनिया में जो है वो पजीराई इसको मिलेगी कि देखें इन्होंने ये खत्म किया, और मैं इसको समझता हूँ हम ये। भी प्रोजेक्ट करेंगे कि जी, जी, देखें जी। इन्होंने नहीं, देखिए हमारी बात भी जाएगी ना कि हाँ जी, ये इम्तियाजी तौर जनाब ताल्लुकात खत्म। ये जो डिस्क्रिमिनेशन थी, उसको इन्होंने एक अच्छा स्टेप लिया, फॉरवर्ड किया, और लोग फिर दरवाजे खुलेंगे बहुत से। और जो मिनॉरिटीज के लोग बैठे हुए हैं, जो घुटन में हैं, दबे हुए हैं, बोलते नहीं है, खौफ की फजा में रहते हैं 24 घंटे, उस फजा से निकलेंगे, और उनके अंदर जो छुपी हुई सलाहियतें हैं, जो उनके अंदर एक नॉलेज है, जो उनके अंदर उसको बेहतर करना चाहते हैं अपने मुल्क के लिए, उनको एक मौका मिलेगा। ये तो बात, जब आप रिस्पेक्ट देंगे अपने पासपोर्ट को, जब आप रिस्पेक्ट कम्पीट देंगे करें। अपने, कम्पीट करेंगे ना, उसमें तो फिर बहुत अच्छा एक माहौल बनेगा ना, और लोग फिर एक दूसरे को बर्दाश्त भी करेंगे। अब ये क्या हुआ है, बर्दाश्त क्यों नहीं हो रहा? छोटी छोटी बातों पे फायरिंग कर रहे हैं, जैसे हमने वो देखा, वो मार्च, और तो मार्च पे 8 मार्च को वो एक उन्होंने अपनी बच्ची को 7 गोलियां मार दी। तो मतलब क्या, कौन सी क्यामत आ गई अगर वो गोली ना मारता? इससे क्या था? और ये किस दौर में चले जाते हैं वापस को? मतलब इतना तो होता, किस कुछ चीज को बर्दाश्त तो करता, उसे नहीं पसंद से किसी को दे देता। ऐसे बहुत से अदारे हैं, बहुत से जो लेते हैं बच्चों को, ऐसा इशू नहीं था। लेकिन ये बर्दाश्त जो है, ये नुकसान हुआ है, और वो एक माइंड सेट हो गया इन 70 सालों में कि जी वो बस जो मेरा ही है, बस मैं ही हूं, मेरा है और मैं, दूसरा कोई। ये एक बड़ी डेंजरस सिचुएशन है सोचने वालों के लिए और समझने वालों के लिए, जो सिंसियर है, जो मुखलिस है इस मुल्क के लिए, लोगों के लिए और उनके लिए। मैं समझता हूँ कोई भी खिलाफ कर सकते हैं, मेरे पास ऐसा इशू नहीं। जी जुनेद साहब। जी, इसमें अब मैं जो आपने सारी पिक्चर बयान की, इसमें मुझे लगा ये कि दुनिया जो है हमसे इल्म दानिश फलसफे साइंस से खौफजदा नहीं है, वो हमारे अदम बर्दाश्त से जो है वो खौफजदा है। हमारे यहाँ जो इंटॉलरेंस वो आ गई है, साबित हो हमारा गया ना जो जी, इंतहा साबित हो पसंदी गया, आ गई है, जो बुनियाद साबित हो परस्ती गया। आ गई है, और वो नीचे तक ट्रांसफॉर्म हुई, देखिए जी, उससे खौफजदा है। देखिए हमारे सामने एक ये कायम हुई है ना, ये जो चीज बनी है अभी चंद दिनों में, एक 27 की और 23 की। अब वो बर्दाश्त नहीं कर रहा है कि यार जो एक लीगल आईनी तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है वो ही हो, अगर वो अदम दमादार है तो उनको लाने देना, उनका हक है, आईन उन्हें इजाजत देता। क्यों आप 10 लाख बंदे खड़े करना चाहते हो? ये मसला है ना जी, क्यों नहीं बर्दाश्त हो रही आपसे वो चीज? और अगर ये इक़्तिदार चला जाता तो कौन सी बात हो जाएगी? आपके ही लोग हैं ना, वो भी सियासी पार्टियों के लोग हैं। कोई ऐसी बात तो नहीं है कोई को जिनको आप लगा देते हो, तमगा एक दे देते हो जी गद्दार का, ऐसी तो कुछ नहीं है। सारे मुल्क के वफादार हैं, सारे लोग मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, जो भी उसमें हिस्सा ले रहा है, पार्लियामेंटेरियन है, जो किसी भी जगह पे अपना काम कर रहा है। तो जी थैंक यू जुनेद साहब, जुनेद कैसर साहब, आपका शुक्रिया। आपने बहुत अपना कीमती वक्त दिया मेरे नाजरीन के लिए, व्यूवर्स के लिए, देखने वालों के लिए। आपने बड़ी अहम आज गुफ्तगू की, और मैं समझता हूँ कि जो लोग हमें सुनते हैं, देखते हैं, और मैं उनसे फिर दरख्वास्त करता हूँ चलते चलते कि DGA BKK 2020 को जरूर सब्सक्राइब करें। जो भूल गए हैं, जो नए आए हैं, वो भी जरूर सब्सक्राइब करें, और अपने कमेंट्स हमें जरूर दें। थैंक यू वेरी मच। आपस की बात में जनाब जुनैद कैसर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, और फिर हम अगले प्रोग्राम तक इजाजत चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।